दोस्तों वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है अगेन ये सेकंड पार्ट है इग्नू का ब्रिटिश पोएट्री MEG1 का जो ब्रिटिश पोएट्री है उसका ब्लॉक 5 जो कि है न्यू क्लासिकल पोएट्स के ऊपर। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है यूनिट 22 उसमें जो है हम पूरा ड्राइडन और पोप की जो एज में जो चीज़ें हो रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने ख़त्म किया था उस वक्त के थिएटर में क्या हो रहा था। मैंने आपको चेंजेस बताए थे कि औरतें जो हैं वो अब फीमेल रोल्स जो हैं वो लेने लगी थी, और क्योंकि जो वहाँ का राजा है चार्ल्स II वो फ्रांस में रह के वापस आया था, तो जो फ्रेंच चीज़ें वो फ्रेंच पैशन जो है वो काफ़ी अपने साथ लेके आया था। तो उससे जो उनकी एज में फ़र्क पड़ रहा था उसके ऊपर जो जॉन ड्राइडन है उन्होंने बहुत ही एक अच्छा एस्से लिखा था जिसमें उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का मिश्रण किया था और उसके बारे में बताया था कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक क्रिटिकल एस्से लिखा था। अब जो है हम कंटिन्यू करते हैं वहाँ से, जो है क्विक रिकैप हो गया जहाँ हमने ख़त्म किया था उसका, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जो मेन टाइप्स ऑफ रिस्टोरेशन के जो ड्रामा हैं वो कौन कौन से हैं। ऑब्वियसली हम रिस्टोरेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, जो एज रिस्टोरेशन की एज थी 1660 से 1700 तक। उसमें जो मेन ड्रामास थे वो 3 तरीके के ड्रामा चलते थे। सबसे पहला है हीरोइक ड्रामा, जो कि हमेशा हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्टली राइमिंग में चलता था कि जो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स हैं वो राइमिंग में चलेंगे। दूसरा चलता था ह्यूमर कॉमेडी, यानी जो हंसी हंसी वाली कॉमेडी होती है वो, और तीसरा था हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये 3 चीज़ों पे मोस्टली जो ड्रामाज है वो बेस्ड हुआ करते थे। उस वक्त जो है ऑडियंस और जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को बहुत काफ़ी अच्छे से जान पहचान उनकी हुआ करती थी, यानी कि जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं वो, और जो लोग बैठ के ऑडियंस जो है, जो ऑडियंस देख रही है, वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान किया करते थे। जो प्रोलॉग है और एपिलॉग, उससे उनकी इंटीमेसी बढ़ती थी। प्रोलॉग यानी प्ले शुरू होने से पहले जो वो उसके बारे में बताते हैं वो, और एपिलॉग जो उसके बाद जो बताते हैं वो चीज़ें इन लोगों की जो इंटीमेसी है उसको और बढ़ाया करते थे। जो डेडिकेशन है वो भी बहुत फेमस था, यानी कि जैसे मैंने अगर ये प्ले लिखा तो मैं कहूँगी कि ये प्ले जो है मैं डेडिकेट करती हूँ मेरे पेट्रन को, ये जो है मिस्टर ये इनको मैं डेडिकेट करती हूँ। और द आर्ट ऑफ प्रेस एंड फ्लैटरी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो पेट्रन्स थे उनको खुश करने के लिए आप कुछ भी करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। जो आर्ट ऑफ फ्लैटरी है जिसको हम बोलते हैं मक्खन लगाना, तो वो भी चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इंस्पायर्ड ड्राइडन टू राइट हेरोइक ड्रामा in which kings and queens, heroes and princesses and characters and their problems are the possession of a crown or the overthrow of an empire। तो जो हमारे ड्राइडन है वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे फ्रेंच ड्रामा से, और इसीलिए जो राजा रानी, हीरोज, प्रिंसेसेस, इन सब के उसके लिए लोग झगड़ा करते थे, उसके ऊपर बहुत सारे जो ड्रामाज है वो बने हुए थे। और इन्हीं जो ड्रामाज में जो औरतें हैं इन्हें बहुत खुशी होती थी जब वो देखती थी कि कोई जो इंसान है वो राजा महाराजाओं की इंसल्ट कर देता था, या जो भगवान की वो इंसल्ट कर देता था। किसके लिए? कि वो आखिर में जाके उस औरत के पैरों में गिर सके, यानी अपने प्यार को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वो राजा महाराजा भगवानों से लड़ने झगड़ने को तैयार था। तो जो औरतें थी वो ऐसे थिएटर को देख के खुश होती थी। अब क्योंकि जो प्यूरिटन्स थे उनका एटीट्यूड जो था वो थिएटर्स को लेके बहुत ही हॉस्टाइल, यानी अच्छा एटीट्यूड नहीं था, जो बहुत गुस्से वाला, आक्रामक जिसे हम कहते हैं, उनका ऐसा एटीट्यूड था। और इसीलिए अराउंड 1680 जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है वो थिएटर से पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ने लगा। और स्पेशली जो चीज़ें थी उस वक्त जो बहुत ज़्यादा फैशन नहीं बट उस वक्त जो बात करने में, लोगों के बात करने में जो आती थी वो चीज़ें थी पोपिश प्लॉट, जो एक्सक्लूजन का बिल है वो, और जो ब्रिटिश थ्रोन है यानी इनका जो राज्य है उसे आगे अब कौन चलाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में उनका ध्यान ज़्यादा बढ़ने लगा था। अब जैसे कि मैं उस पहले वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ कि हम कॉफ़ी हाउसेस के बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि उस वक्त कॉफ़ी हाउसेस का प्रचलन बहुत ज़्यादा लंदन में बढ़ चुका था, जो कॉफ़ी हाउसेस थे वहाँ पे लोग हमेशा आके बात करेंगे। इट शार्पन्ड विट एंड कॉन्वर्सेशन एंड कॉन्क्रिटाइज्ड आइडियाज़, कि मैं और मेरे 4 दोस्त मिलके बैठ के बात करेंगे, कुछ प्लान बनाएंगे, और मे बी मेरे दिमाग में कुछ छोटी सी चीज़ है लेकिन हम जब 4 लोग बैठेंगे और हम उसको एकदम कॉन्क्रीट कर लेंगे कि हाँ यार मेरे दिमाग में तो सिर्फ छोटा सा आइडिया था लेकिन अब वो एक्चुअली एक प्लान बन चुका है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका शुक्रगुजार है ये लोग, क्योंकि उनकी वजह से इन्हें टी और कॉफ़ी यहाँ ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मिलने लगी, और इसीलिए जो वेल्दियर क्लासेस थी ब्रिटेन की, उन लोग जो है कैफ़ेज़ में जाके आराम से वहाँ पे बहुत बहुत देर तक चाय कॉफ़ी पिया करते थे। एक्चुअली जो है कॉफ़ी उसको एक टर्किश मर्चेंट ने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया था। सोचिए, टर्किश मर्चेंट ने।
और ये जो कॉफ़ी थी वो किधर पे आई थी, कॉफ़ी हाउस इन लॉम्बार्ड स्ट्रीट 1657 में आया था। फिर उसके बाद जो है और दूसरे जो कॉफ़ी हाउसेस है वो भी प्रचलन में आने लगे, जिसका कि एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि विल्स कॉफ़ी हाउस जो है ये भी बहुत फेमस था। और इसको किसने पेट्रोनाइज़ किया था, ड्राइडन ने। ऑब्वियसली ड्राइडन ने किया है तो इसीलिए हमारे सिलेबस में भी है, हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है। और इसीलिए इस जो कॉफ़ी हाउस का नाम है उन्होंने विल्स की जगह विट्स कर दिया था, विट्स कॉफ़ी हाउस। फिर जो क्वीन एन जो वहाँ की रानी थी वो भी ऐसे बहुत सारे जो कॉफ़ी हाउसेस हैं उनकी पेट्रन थी। और जो टोरीज और विग्स हैं उन लोगों के कॉफ़ी हाउसेस भी डिफरेंट थे। ऑब्वियसली वो लोग सेम जगह पे तो नहीं जाएंगे, तो उनके हाउसेस कॉफ़ी हाउसेस भी बहुत अलग अलग थे। और मोस्टली अगर आपको कुछ भी खबर चाहिए, कुछ भी न्यूज़ चाहिए तो आपको ईजीली ये कॉफ़ी हाउस में मिल जाएगी। जो पॉलिटिकल मीट्स होती हैं वो भी कॉफ़ी हाउसेस में होती थी। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट हैं, जो थियोलॉजिस्ट हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी लाइक हर तरीके के लोगों का अपना अपना उन्होंने ग्रुप बना के अपने अपने हिसाब के कॉफ़ी हाउसेस में वो जाया करते थे। इन कॉफ़ी हाउसेस में स्मोकिंग भी अलाउड थी और कॉन्वर्सेशन जो है यानी बात करना इट वाज कंपलसरी, बात करना एकदम ज़रूरी ही था। अब जो हमारे दो पोइट्स हैं पोप और ड्राइडन, इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने मतलब एक दूसरे पे डायरेक्टली नहीं लेकिन उन्होंने हमेशा सटायरिकल पोएट्री, हमेशा नहीं बट जो हमारे सिलेबस में वो सटायरिकल पोएट्री इन्होंने दूसरे लोगों को डेडिकेट करते हुए लिखी है। तो ऐसा इनकी लाइफ में क्या हुआ था, तो कॉफ़ी हाउस का प्रचलन, आप उसका इम्पैक्ट समझिए कि इन लोगों पे, इनकी सोशल लाइफ पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट था। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेचुरल कैलामिटीज़, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, इंसान उनका कुछ नहीं कर सकता, वो उस वक्त क्या क्या आई थी। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि जो प्लेग आया था 1665 में, उससे तो ये लोग जैसे तैसे बचे। तो उसके बाद जो है लंदन में 1666 में एक ग्रेट फायर आई जिसका नाम था, आग लग गई थी बहुत ज़्यादा बड़ी, उसका नाम था द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। इससे जो ब्रिटिश लोग हैं इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा असर हुआ था। ये जो फायर है, जो आग है, ये 2 सितंबर 1666 को शुरू हुई थी, नॉर्थ ईस्ट लंदन में शुरू हुई थी। और रात ही रात में ये इतनी ज़्यादा फैल गई कि उनकी जो रिवर थेम्स है उसके भी आगे ये निकल गई। जो लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा था, कितना ज़्यादा कि 10 मिलियन स्टर्लिंग्स, स्पेशली उस वक्त में 10 मिलियन स्टर्लिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसमें 4 सिटी गेट्स, चर्चेस, 400 स्ट्रीट्स, 32,200 जो घर हैं वो सब बर्बाद हो गए थे। और इसीलिए जब इसकी रीबिल्डिंग की गई तो जो एक आर्किटेक्ट है क्रिस्टोफर रेन, इनको एसोसिएट किया जाता है रीबिल्डिंग ऑफ लंदन से। तो ये जो नेचुरल कैलामिटी है उस वक्त हुई थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं सोशल चेंज के बारे में कि उस वक्त सोशल चेंजेस कौन कौन से आ रहे थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने साथ लेके आई टी, कॉफ़ी, सिल्क और पोर्सिलिन, ये चीज़ें वो अपने साथ लेके आई, जिसकी वजह से है जो वहाँ के लोग थे उनका ड्रिंकिंग हैबिट्स या सोशल इंटरकोर्स की जो हैबिट्स है वो एकदम बदलने लगी, उनका ड्रेसिंग का स्टाइल बदलने लगा। अब जो वहाँ के अमीर लोग थे उनमें एक आर्टिस्टिक टेस्ट आ चुका था, उनका जो रिलीजन है वो उन्हें डिवाइड करता था, लेकिन जो ट्रेड है वो अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका था। इसके लिए इग्नू की बुक में उन्होंने लिखा है कि द प्यूरिटन 60 years back had become Cromwell, sword in hand, 30 years back Bunyan, singing hymns in goal, but now the Puritans was to be found in the tradesman journalist Defoe। मतलब प्यूरिटन जो थे, अगर तुम 60 साल पहले उन्हें देखोगे तो वो तुम्हें ऐसे दिखेंगे जिनके हाथ में तलवार है, 30 साल पहले देखोगे तो तुम्हें वो बुनियान में मिलेंगे ऐसे हिम्स गाते हुए। लेकिन अब जो है जो प्यूरिटन्स वो असल में एक ट्रेड्समैन यानी बिजनेसमैन बन चुके हैं, अब उन्हें पैसा कमाने से मतलब है। और इसीलिए इस वक्त जो है ये पैसा कमाने में तो लगे हुए थे, लेकिन फिलैंथ्रोपिक वर्क यानी कि दूसरों की भलाई के लिए जो काम किया जाता है हमारे बिना किसी फ़ायदे के, कि मैं किसी का कुछ भला करूँगी लेकिन इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी चीज़ उन्होंने शुरू की थी। तो इसीलिए चैरिटी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें शुरू हुई। और जो रेस और कलर की वजह से जो अभी तक ऊपर नीचे जो हम हैं डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन सब चीज़ों को दबाया जाने लगा। ड्रिंकिंग जो है उसे भी डिस्करेज किया गया कि अल्कोहल मत लो। और संडे को जो ऑब्जर्वेंस होता है यानी आपको चर्च पर जाना चाहिए, इस चीज़ को उन्होंने और स्ट्रिक्ट कर दिया। अब अगर उस वक्त ही हम लर्निंग और एजुकेशन की बात करें तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि लॉर्ड चेस्टरफील्ड जो है उन्होंने अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी थी
तो ये एक एरिस्टोक्रेट थे। उन्होंने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी और कहा कि तुम्हें किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे हम अपने किसी भी बच्चे को सजेशन देंगे, वैसे ही ये एक चिट्ठी थी। तो उन्होंने क्या एडवाइस किया अपने बेटे को कि तुम प्लाटो के बारे में पढ़ो, अरिस्टोटल की बुक्स पढ़ो, डिमोस्थेनेस, अब ये कुछ नाम है जो मुझे ढंग से नहीं पता, आई होप ऐसे ही प्रोनाउंस करते होंगे। तो डिमोस्थेनीस, थ्यूसिडिड्स और होमर, इन सब की बुक्स तुम पढ़ो। लैटिन अकेली ऐसी लैंग्वेज इनफ नहीं है, लैटिन से तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हें ग्रीक भी आनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने सजेस्ट किया था कि तुम जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको भी प्रॉपरली पढ़ो और जो स्पेलिंग्स है स्पेशली उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। तो आप समझ सकते हैं कि पहले जो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस सीखा करते थे, या फिर लैटिन जो है ये अमीरों की अच्छी लैंग्वेज मानी जाती थी। स्पेशली जब हम चौसर की पोएट्री पढ़ रहे थे उस वक्त आपको ध्यान में होगा कि लैटिन या फ्रेंच को ऊपर ये लोग जो अमीर लोग हैं वो यूज़ किया करते थे, इंग्लिश जो थी वो गरीबों की लैंग्वेज थी। लेकिन अब जो है वो जिस तरीके से अपने बेटे को सजेशन दे रहा है, मतलब कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस और लैटिन इनफ नहीं है, ग्रीक भी पढ़ो, ये सब चीज़ें वो उन्हें बता रहा है। और जो फेमस सिंबल था स्पाइडर का, वो जो है न्यू लर्निंग को बताता था, दर्शाता था। और जो बी है यानी मधुमक्खी या मक्खी जो हम जिसे कहते हैं, वो पुरानी लर्निंग को दर्शाता था। अब जो नया हमारा पढ़ाने का या पढ़ने का तरीका है, इसमें नेचुरल फिलॉसफी, साइंस और ह्यूमनिज़्म ये सब अलग अलग वे में जा रहे थे। पहले सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन अब ये सब अपनी सेपरेट वेज ले रहे थे। एंड द एग्जॉशन ऑफ क्लासिकल एंड क्रिश्चियन माइथोलॉजी एंड स्कॉलिस्टिक लर्निंग लेफ्ट अ ब्लैंक इन क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्योंकि ये जो चीज़ सीख रहे थे इससे इनका जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है उसमें बहुत सारी जगह बच जाती थी। अब जो 18th सेंचुरी में जो पढ़ाई इनकी होती थी ये मोस्टली जनरल थी। ऐसा जो स्पेशलाइजेशन जो हम आज करते हैं कि साइंस का बच्चा साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स, ये उस वक्त उतना नहीं था। जो चैरिटी स्कूल्स है ये जो है ये लोग काफ़ी कोशिश करते थे कि जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ाया जा सके। तो ये तो था हमारा कि एजुकेशन लेवल पे, लर्निंग के लेवल पे क्या हो रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंटेलेक्चुअल मिलियो। साइंस और स्केप्टिसिज्म की बात की जाए तो आइजैक न्यूटन और विलियम हार्वी जो थे उस वक्त के ब्रिटेन के बहुत ही ज़्यादा ग्रेट साइंटिस्ट थे 17th सेंचुरी के। आइजैक न्यूटन तो खैर अभी भी मेरे ख्याल से वन ऑफ दी ग्रेट साइंटिस्ट है, कभी की भी आप बात कर लो, सिर्फ 17th सेंचुरी की नहीं। तो अब ये जो कहते थे ये कहते थे कि इंडक्टिव मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज बेटर देन डिडक्टिव मेथड। उनका ये कहना था कि जो ग्रीक फिलोसोफर है स्पेशली अरिस्टोटल, इसने क्या किया, अरिस्टोटल का नाम हम सब ने सुना हुआ है, बहुत ही फेमस है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी की टू सीज द प्राइस, यानी कि एंड तक पहुंचने के लिए या प्राइस जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी की, इवन बिफोर दे वर एट द एंड ऑफ द रेस, कि रेस तो ख़त्म हुई नहीं उसके पहले उन्हें प्राइस चाहिए। दैट दे फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड देयर जजमेंट्स ऑन जनरल कंक्लूजन्स टू सून, यानी उन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी अपना एक जजमेंट निकाल दिया कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, जैसे A+B+C=D। उन्होंने ऑलरेडी अपने मन से निकाल दिया कि हाँ ऐसा होगा। उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए ही नहीं। एंड सो कुड नॉट आफ्टरवर्ड्स देम बाय एनी न्यू अपीयरेंस विच माइट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। और इसीलिए जब मैंने ऑलरेडी एक बार बोल दिया कि हाँ बाबा A+B+C=D ये है, अब जब मैं और बोल चुकी हूँ, सब जगह ढिंडोरा पीट चुकी हूँ, तो अब मैं इसके ऊपर, और सबने एक्सेप्ट भी कर लिया राइट, तो अब मैं इसके ऊपर क्यों एक्सपेरिमेंट करके अपना टाइम बर्बाद करूँगी और उसी चीज़ को गलत प्रूफ करूँगी। इसीलिए उन्होंने गलत चीज़ भी जो कभी कुछ बोली उसको भी सबने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ज़्यादा किसी ने उसके ऊपर कुछ सोच विचार करने की जहमत नहीं की। तो इसीलिए बेकन जो है उन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर कोई जो इंसान है वो सर्टेनिटीज़ से शुरू करेगा, यानी कि हाँ मुझे सब कुछ पता, इससे शुरू करेगा, तो वो एंड में डाउट ही आएंगे उसके मन में। लेकिन अगर वो शुरू करता है डाउट से तो उसको एंड में सर्टेनिटीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि फिर वो कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, तब उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन शुरू से अगर वो इस एटीट्यूड से निकला कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब पता है, तो एंड में उसको सिर्फ खुद पे डाउट ही होने वाला है। स्केप्टिसिज्म यानी होता है कि हमें जब किसी चीज़ को लेकर हम 100% श्योर नहीं होते, ऐसा होता है कि करना है कि नहीं, सही है कि नहीं, मुझे डाउट है थोड़ा, मैं इस पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकती, ऐसी चीज़, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया कि हाँ ठीक है, भले ही बहुत ही होशियार साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ बाबा ये फॉर्मूला सही है, लेकिन दूसरा वाला जो इंसान है वो भी उसको रिव्यू करे, अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सेकेंडली जो है, ट्रूथ वॉज व्यूड इन द टर्म्स ऑफ फैक्ट वेरीफाइड बाय अ रीज़न, कि जो मैंने जिस चीज़ को सच बोला है इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं इसे सच क्यों बोल रही हूँ, मैं इसे क्यों मान रही हूँ।
तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो एक्सपेरिमेंट जो है वो अप्लाई किए जाने लगे। एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज वर वैल्यूड above the speculative and merely theoretical idea or knowledge of old philosophy। कि जो असल में एक्सपेरिमेंट हम जिसको करके प्रूव कर सकते हैं या जो चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं, इस नॉलेज की वैल्यू ज़्यादा हो गई उनसे जो कि सिर्फ थ्योरी में कि हाँ ऐसा 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 होता नहीं। इसकी जगह जो मैं सच में करके देख सकती हूँ, जो मुझे दिख रहा है सही या गलत है, वो चीज़ को मैं सही मानूंगी। बहुत सारी नई नई साइंटिफिक मेथड आई, बहुत सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बन चुके थे, जैसे कि टेलीस्कोप, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें बन चुकी थी। तो आप असल में अपनी आंखों से देख सकते हैं। मान लीजिए अभी तक तो मैं सबको कहती थी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जीवाणु कीटाणु हैं, लेकिन अब आप असल में माइक्रोस्कोप के नीचे उन्हें देख सकते थे। और इसी वक्त जो है फिजियोलॉजी में एक और नई खोज हुई, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है वो कैसे होता है, इस सब के बारे में उन्हें पता चला। अब अगर हम शेक्सपियर के टाइम की बात करें तो विट यानी बुद्धि जिसे हम कहते हैं, इट मेंट द फैकल्टी ऑफ नोइंग इन जनरल बोथ रेशनल एंड सेंसरी। लेकिन जो अर्ली हमारी 17th सेंचुरी थी, इसमें जो बुद्धि है ये किसकी सिनोनिमस हो गई, पोएट्री और इमेजिनेशन के। अब जजमेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था, फैंसी जो है वो सेकेंडरी हो गई थी। अब पोएट्री का मतलब सिर्फ ऐसे कुछ कंपोजिशन कर लेना नहीं था। जो ड्राइडन का विजन है वो पोप के विजन से ज़्यादा स्ट्राइकिंग है। इमेजिनेशन है उसको इंथुसियाज्म और पैशन सुपरस्टिशन से, यानी इमेजिनेशन जो भी हम इमेजिन करते हैं उसको लोग इंथुसियाज्म यानी हम किसी चीज़ को लेकर जो खुश होते हैं, हमारा जो पैशन होता है कि ये चीज़ तो मुझे करनी है, और सुपरस्टिशन यानी आँख मूंद के किसी भी चीज़ पर भरोसा कर लेना, इन चीज़ से लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने लगे थे। The enthusiasm of Puritan had become suspect after the Civil War। सिविल वॉर के बाद से जो है प्यूरिटन्स का जो enthusiasm, जो उनका एक्साइटमेंट है, उसको लोग शक की निगाहों से देखने लगे थे। और जो भगवान के लिए पैशन था, जो हम भगवान को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, उसको लोगों ने उस पर रोक लगाना शुरू किया। और इसी के साथ जो मैन वुमेन यानी आदमी और औरत का जो रिलेशनशिप है उसे बहुत ही ज़्यादा सिनिकली लोग देखने लगे। उसको एक रोमांटिक वे में ना देखते हुए एक क्वेश्चन मार्क वाली जो निगाह होती है उससे देखा जाने लगा। राइटिंग और रिटन टेक्स्ट बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि अब वो ओरल लैंग्वेज की जगह लिखने पे वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भी उस वक्त बन चुकी थी उसके पहले ही, और इसीलिए उसने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस नई जो वेव, जो नया जो उनके जहाँ पे हो रहा था उसको भी आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। अब साइंस और पोएट्री इन ऑगस्टिन एज। अब अगर हम पोएट्री की बात करें, वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है कि पोएट्री जो है एज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। क्यों? मतलब कि सारे जितना भी नॉलेज किसी के पास हो सकता है उस सब का एक सांस में अगर मैं कुछ निकालूं तो वो पोएट्री होगी। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो पोएट जो है वो सिर्फ एक ही इंसान नहीं है। पोएट जो है वो एक लॉयर भी है, वो एक फिजिशियन भी है, वो एक मरीनर यानी जो नाविक होते हैं वो भी है, वो एस्ट्रोनॉमर भी है, वो नेचुरल फिलोसोफर भी है, लेकिन उन सबसे बढ़ के वो एक आदमी है। ये जो है बदलाव आप देख सकते हैं इनकी निगाहों में। ये जो रिवॉल्यूशन है ये चालू हुआ था ब्लेक से। ब्लेक की जो पोएट्री है उससे ये चीज़ शुरू हुई थी। वर्ड्सवर्थ ने कहा है, द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज़ द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस, पोएट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। दोस्तों वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है अगेन ये सेकेंड पार्ट है इग्नू का ब्रिटिश पोएट्री यानी जीवन का जो ब्रिटिश पोएट्री है उसका ब्लॉक